पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार से एक बात तो साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की राह अब आसान बिल्कुल भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज कराते हुए हैट्रिक बना ली है और एक बार फिर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होंगी, इस बात के संकेत भी मिलना शुरू हो गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में जीत दर्ज कराने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए थे। यहां तक कहा गया कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां प्रचार किया, लोगों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3-4 सीटों से सीधे 77 सीटों तक पहुंच सकी, इसको वो अपनी जीत मान रहे हैं और इस बात को लेकर वो सांत्वना खुद ही महसूस कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन अगर हम वास्तविकता की ओर देखें तो जो एक्सपेक्टेशन उनकी थी उस एक्सपेक्टेशन पे वो खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की थी वो तैयारी ऐसी थी कि हर तरीके से उनकी जीत सुनिश्चित थी। ममता बनर्जी के ऊपर अनेक प्रकार से वाक युद्ध चला और अनेक बार उनके खिलाफ टीका टिप्पणी की गई, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने अपनी हैट्रिक बनाते हुए तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस के साथ जीत दर्ज की है। अब इस जीत को प्राप्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आश्वस्त हैं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो सीट थी, जो उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट थी, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री फिर भी ममता बनर्जी ही बनेंगी, भले ही शुभेंदु अधिकारी उस सीट पर जीत चुके हों, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी ममता बनर्जी होंगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आत्म आश्वासन की घुट्टी पी रही है। हालांकि हर ओर जश्न का माहौल है। अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ शहर में भी अलग अलग स्थानों पर विरोधी दल जश्न मना रहे हैं और दीदी ममता बनर्जी को बधाइयां दे रहे हैं। और सत्य यह है कि वो बधाइयां दीदी ममता बनर्जी को नहीं, बल्कि वो प्रसन्न इस बात को लेकर हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव हार चुकी है। तो आइए इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री संजू बजाज से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। संजू बजाज शायद हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजू बजाज हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। संजू बजाज, जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी है और तृणमूल कांग्रेस जो चुनाव जीती है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या मानते हैं इसको? अगर ये कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर हम देखें तो भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 10% मत मिले थे, लेकिन वर्तमान में अभी हम देखें तो 37% मत मिले हैं। तो हमने इस समय बढ़त बनाई है और हम मजबूत विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाएंगे। वहाँ पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार लगातार हिंदुओं का दमन कर रही है और वहां पर गुंडागर्दी इस कदर है कि कोई भी अगर जय श्री राम का नारा लगाता है या फिर कोई भी अपनी बात रखता है तो उनको टीएमसी के गुंडे हत्या कर देते हैं और उनकी वहां पर गुंडागर्दी चरम पर है। उसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अच्छा संजू बजाज, यहाँ आपसे एक और प्रश्न हमारा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए जिस प्रकार से पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे माने जाते हैं, उसी चेहरे के आधार पर आपने केंद्र का चुनाव भी लड़ा था। उस चेहरे को रखने के बावजूद भी, इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई है और आप केवल 77 सीटों पर ही सिमट कर रह गए हैं। जो उम्मीद आप लोगों ने लगा रखी थी उस उम्मीद को आप पूरा नहीं कर सके हैं, तो क्या कहेंगे संजू बजाज? देखिए, प्रयास करना सबका कार्य होता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, उसी का कारण है कि आज हम लोग अपनी सीटों में बढ़त बना सके हैं।
क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो हमारे पास केवल 2016 के चुनाव में केवल 3 सीट थी और आज हम 77 सीटों पर पहुंच पाए हैं, जिससे कि वहां पर एक पश्चिम बंगाल में लगभग दो कालखंड से ममता बनर्जी की सरकार रही है, जिसके कारण वहां का प्रशासन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के इशारे पर काम करता है। वहां पर शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के उस पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और उन्होंने ममता बनर्जी को टक्कर दी और उनको हार का सामना करना पड़ा। इसलिए क्योंकि वहां का प्रशासन जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के इशारे पर काम करता है। वहां पर पहली बार में भी अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी को हारा हुआ और ममता बनर्जी की जीत दिखा दी थी, रिकाउंटिंग की गई तो उसमें देखा गया कि वास्तविक हमने शुभेंदु अधिकारी जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। ऐसे ही अगर अन्य सीटों की भी रिकाउंटिंग की जाए तो वास्तविक रूप में आधी से ज्यादा सीटें टीएमसी हार चुकी है। वहां पर ममता बनर्जी के द्वारा वहां गड़बड़ी कराई गई है अधिकारियों के द्वारा। अधिकारी क्योंकि उनके हैं तो इसलिए उनकी सत्ता है वहां पर लंबे समय से, तो अधिकारी उनके उसमें प्रभाव है, इसलिए वहां पर गड़बड़ी की गई है। मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि अगर रिकाउंटिंग फिर से करा दी जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी संजू यहाँ आपसे एक प्रश्न और होगा संजू आपसे कि जैसा कि कुछ समय पहले किसानों का आंदोलन चल रहा था, जो कृषि कानून केंद्र के द्वारा लाए गए थे, उन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाने के लिए, वापस लेने के लिए किसान लंबे समय से धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि वो इन जो कृषि कानून है उनको वापस ले। और इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर चुनावों से ऐन पहले किसानों ने बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक महापंचायत भी की थी, जिसमें स्वयं राकेश टिकैत पहुंचे थे। तो उन्होंने किसानों से यह आह्वान भी किया था कि जो सरकार उनके हित की बात नहीं सोच रही है, जो सरकार किसान विरोधी निर्णय ले रही है, उस सरकार से ये कृषि कानून वापस लेने की मांग की जाए और अगर सरकार वापस न ले तो सरकार को सबक सिखाए। इस तरीके की बातें जो किसान आंदोलन में कही जा रही थी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो किसान आंदोलन एक वजह हो सकता है? दूसरी बात यहाँ ये भी जोड़ूंगा कि जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, वो वर्तमान में सभी देख रहे हैं, पिछले काफी समय से लोग ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर भी सरकार के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। तो क्या मानते हैं आप, क्या ये दो वजह हो सकती हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार की? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं मानते कि किसान आंदोलन और जो कोरोना संक्रमण काल है उसके कारण हम लोग कम सीटें लेकर आ पाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर केंद्र सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि जो लागू की गई है, जो पात्र किसान है उनको दी जाती है, केवल पश्चिम बंगाल को छोड़कर ही पूरे भारत देश में वो लागू की गई है। अगर किसानों की वास्तविक हितैषी टीएमसी है तो क्यों नहीं उनको पात्र किसानों को उसका किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाया? ऐसा नहीं है कि किसानों ने आंदोलन किया इसके कारण हम लोग वहां पर सरकार नहीं बना पाए हैं। वहां ये तो केवल कांग्रेस और टीएमसी के कुछ लोगों, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा माहौल बनाया गया, कुछ किसानों को बरगलाया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लागू किए गए हैं या कानून बनाए गए हैं उनमें गलतियां हैं और उनके खिलाफ आंदोलन किया जाए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो किसान के लिए कानून बनाए गए हैं उनसे किसानों का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। ये केवल विपक्ष और जितने भी तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा और ये जो लोग हैं उनका भ्रम फैलाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना संक्रमण काल की अगर बात करें हम, तो कोरोना संक्रमण काल केवल भारत देश में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में फैला हुआ है कोरोना संक्रमण काल, और सीमित संसाधन है और कोरोना भयानक रूप ले चुका है। जितने संसाधन है उसके हिसाब से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत कवर करने का प्रयास कर रही है। संसाधन जितने हैं उतना बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। वरना मैं ये कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो इतनी महामारी फैल चुकी होती कि आधी से ज्यादा आबादी जो है कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुकी होती। संजू बजाज, यहाँ एक प्रश्न और होगा आपसे कि जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है, जो शिकस्त मिली है, क्या उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या विधानसभा चुनाव यूपी पर भी इसका कोई प्रभाव आप मानते हैं, कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल जो कि
वहां पर तृणमूल कांग्रेस जो कि क्षेत्रीय दल है, उन्होंने वहां पर अकेले चुनाव लड़ा, इसलिए वहां पर और लंबे समय से उनकी सरकार वहां पर रही है, अधिकारी भी उनके प्रभाव में है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में इसका ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि योगी जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, अपराध और अपराधियों का खात्मा, जिस प्रकार से गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर था 2017 से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, सपा रही हो, बसपा रही हो या अन्य सरकारें रही हो, जिस प्रकार का जो भ्रष्टाचार था और गुंडागर्दी थी, आज माफिया और गुंडे या तो जेल में हैं या फिर इस धरती को छोड़ के ऊपर जा चुके हैं। तो ये नीति वास्तव में उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी पसंद है। उत्तर प्रदेश में इसका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। योगी सरकार आने वाले हम 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी जी संजू, एक बात यहाँ देखने में आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, अगर अलीगढ़ शहर, अपने शहर की अगर हम बात करें, तो जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य आपके विपक्षी दल जो हैं वो दीदी की जीत की बधाइयां एक दूसरे को दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। लड्डुओं का वितरण कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने उन्हें बधाइयां दी हैं। तो ये जो जश्न का माहौल दिखा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये दीदी की जीत का जश्न नहीं, बल्कि ये जश्न भारतीय जनता पार्टी की हार का मना रहे हो ये लोग, विपक्षी दल। तो ऐसे लोगों के प्रति क्या टिप्पणी होगी संजू बजाज? देखिए, कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जहां मोदी जी के आने से भ्रष्टाचारियों और जितने भी विपक्षी दल हैं जो निरंतर भ्रष्टाचार कर रहे थे, देश को खड्डे में लेकर जा रहे थे, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार चरम पर था, मोदी जी के आ जाने से वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए केवल और केवल ये लोग अपनी हार का वो दुगना मनाकर भारतीय जनता पार्टी की हार का जश्न मना रहे हैं। खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, खुद की सीटें कितनी आई हैं, बिल्कुल जीरो पर कांग्रेस आ गई, उसका गम नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, इसीलिए वो लोग जश्न मना रहे हैं, दीदी के जीतने का जश्न मना रहे हैं। मैं तो केवल यही कहूंगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली कहावत यहाँ पर सिद्ध हो रही है। ये लोग क्योंकि जनता इनको पहचान चुकी है और निरंतर इनको जवाब दे रही है। बात करें पश्चिम बंगाल चुनाव की, तो पश्चिम बंगाल चुनाव में हम लोगों ने प्रतिशत हमारा बढ़ा है और हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उसको जो उनकी नीतियां चल रही थी और जो उनकी वहां पर हिंदू विरोधी गतिविधियां चल रही थी, उनका जवाब विधानसभा में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जितने विपक्षी दल के नेता हैं वो हम देंगे। तो बिल्कुल संजू बजाज ने जैसा कि बताया कि ये जो जश्न है, जो जीत का जश्न है, भारतीय जनता पार्टी की हार का ये लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने इस कहावत का नाम लिया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एक प्रकार की टिप्पणी है विपक्षी दलों के लिए कि जीत तो किसी और की हुई है, लेकिन ये लोग जश्न आखिरकार क्यों मना रहे हैं। ये एक इनकी विचित्र प्रतिक्रिया है विपक्षी दलों की, ये देखने में आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजू बजाज हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में हार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, इस हार को हार नहीं मान रहे हैं, बल्कि उनका ये मानना है कि जहां वो पश्चिम बंगाल में सामान्य कुछ चंद मुट्ठी भर सीटों तक थे, उनके चंद विधायक थे, आज उनके लगभग 77 वहां पर विधायक बन चुके हैं, इसके अलावा सांसद भी हैं। तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका यहां भारतीय जनता पार्टी निभाएगी तृणमूल कांग्रेस के सामने। और जैसा कि भाजपा के नेताओं का कहना है कि अब वो तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में मनमानी नहीं करने देंगे और अपना विरोध समय समय पर जताते रहेंगे, उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिर से चर्चा करेंगे कुछ अन्य विषयों और कुछ अन्य बिंदुओं पर, कुछ